हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम नो यूज ऑफ आर्टिकल का जो पार्ट नंबर 3 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बेटा मुझे उम्मीद है कि आपने नो यूज ऑफ आर्टिकल के जो पिछले 2 वीडियो थे आपने देख रखे होंगे। यदि अब तक भी आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो बेटा इस वीडियो के आई बटन पर जाकर आप उन वीडियोस को भली भांति प्रकार से देख सकते हैं। उन दोनों वीडियोस में बेटा मैंने रूल नंबर 10 तक अच्छी तरह से आपको नो यूज ऑफ आर्टिकल के बारे में समझा रखा है। मतलब ये है बेटा कि जो 2 वीडियो थे उनमें आपको किन किन सिचुएशंस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है वो अच्छी तरह से समझा रखा है। तो चलिए बेटा आज हम रूल नंबर 11 से शुरू करते हैं। तो बेटा रूल नंबर 11 हमें ये कहता है कि आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो जितने भी आपको शब्द दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, जेल, प्रिजन, मार्केट, तो ये जो कुछ ऐसे शब्द हैं अगर इनका प्रयोग बेटा आप मुख्य उद्देश्य के लिए करते हैं तब तो बेटा इन शब्दों से पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। यदि इन शब्दों का प्रयोग आप मुख्य उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए करते हैं तो बेटा आपको इन शब्दों से पहले द का यूज करना होगा। अब बेटा मेन समस्या ये है कि इन शब्दों को कब तो हम मुख्य उद्देश्य के लिए प्रयोग करें और कब अन्य उद्देश्य के लिए। तो बेटा इन चीजों को आप एग्जाम्पल में बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा ही वॉज इल सो ही वेंट टू द हॉस्पिटल। बेटा वो बीमार था इसलिए बेटा वो हॉस्पिटल गया। तो देखो बेटा सबसे पहले हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? इलाज करवाने के लिए। और इस सेंटेंस को पढ़ने पर भी पता चल रहा है कि जो बंदा बीमार हुआ था ना वो हॉस्पिटल गया है। तो मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल का जो यूज है वो मुख्य उद्देश्य के लिए हुआ है ना, क्योंकि वो बीमार था तो अपना इलाज कराने के लिए या इस बीमारी से रिकवर होने के लिए वो हॉस्पिटल गया। तो बेटा हॉस्पिटल से पहले यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि बेटा यहाँ पर हॉस्पिटल जाने का जो उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य था और मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? इलाज करवाना। इसी तरह से यदि हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखें तो बेटा इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ही वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट विद हिज फ्रेंड। तो बेटा सीधी सी बात है वो अपने दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया। तो बेटा उस व्यक्ति का हॉस्पिटल में जाने का मकसद मुख्य उद्देश्य नहीं था। मुख्य उद्देश्य मतलब इलाज करवाने नहीं जा रहा है, वो केवल अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है। और इसलिए बेटा ऐसी स्थिति में इस हॉस्पिटल शब्द से पहले द का यूज करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। इस वजह से बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा ही विल बी रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, कि वह जेल से छूट जाएगा। तो बेटा सीधी सी बात है वो जेल गया क्यों? क्योंकि उसने कोई ना कोई अपराध किया होगा। और यहाँ पर छूटने की बात हो रही है तो बेटा जो रिलीज वर्ड है वो किसी अपराधी के जेल से छूटने पर प्रयोग किया जाता है। इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे प्रिजन से पहले द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि बेटा उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया था इसलिए वो जेल गया और अब वो जेल से छूटने वाला है। इसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा इसमें लिखा हुआ है आई वेंट टू कॉलेज टू कंप्लेन अबाउट माई सन, कि मैं अपने बेटे की कंप्लेन करने के लिए कॉलेज गया। बेटा सबसे पहले आप ये बताइए कॉलेज क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए। तो ये तो हो गया उसका मुख्य उद्देश्य। लेकिन बेटा ये जो व्यक्ति है जो कि अपने बेटे की कंप्लेन करने के लिए जा रहा है तो यहाँ पर उसका कॉलेज में जाने का उद्देश्य मुख्य नहीं था। मुख्य मतलब पढ़ने नहीं जा रहा है, वो केवल अपने बेटे की कंप्लेन करने के लिए जा रहा है। और इसलिए बेटा कॉलेज का जो यहाँ पर उद्देश्य था वो मुख्य न होकर अन्य उद्देश्य था, इसलिए यहाँ पर हमें बेटा द का यूज करना था। फिफ्थ एग्जाम्पल है बेटा माई फ्रेंड वेंट टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। तो बेटा देखो यहाँ पे हिंदी अर्थ करने पर पता चल रहा है कि मेरा जो दोस्त था वो मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए गया। तो बेटा सीधी सी बात है हम मार्केट में क्यों जाते हैं? फल फ्रूट्स खरीदने के लिए। और बेटा वो जो दोस्त है मार्केट में वेजिटेबल खरीदने के लिए गया था, इसलिए बेटा मार्केट से पहले द का यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का जो यूज है मुख्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। और वो मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? सब्जियां खरीदना। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 12 की बात करें तो रूल नंबर 12 हमें यह कहता है बेटा कि यदि 2 सिंगुलर संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हैं और एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रही हैं तो बेटा आपको ये ध्यान रखना होगा कि केवल पहली संज्ञा से पहले द का प्रयोग करना होगा। लेकिन एक ही व्यक्ति का बोध न कराकर अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराती हैं तो बेटा आपको दोनों संज्ञाओं से पहले द का प्रयोग करना होगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर कमिंग, कि भाई जो प्रिंसिपल है और जो टीचर है वो आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने की है
कि यहाँ पर प्रिंसिपल और जो टीचर ये दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हैं और दोनों से पहले बेटा द का प्रयोग किया गया है। तो मतलब ये है कि किसी स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो भी आ रहा है और उसी स्कूल में जो पढ़ाने वाला टीचर है वो भी आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग बंदे हैं और इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे द का प्रयोग किया है और इस स्थिति में बेटा मैंने यहाँ पे आर का प्रयोग भी किया है क्योंकि ये दोनों बंदे क्या है बेटा अलग अलग है, प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है। लेकिन सेकंड सेंटेंस को पढ़ने के बाद में पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल से पहले तो द का प्रयोग किया लेकिन टीचर से पहले द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैं ये चाह रहा था इस सेंटेंस के थ्रू आपको ये बताना कि भाई जो यहाँ पे प्रिंसिपल है वही टीचर है। कभी कभार होता है ना बेटा स्कूल में कि जो प्रिंसिपल होता है वो टीचिंग का काम भी करता है, इसलिए बेटा ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ही बनाया गया है। तो बेटा इस सेंटेंस में मैंने जो प्रिंसिपल यानी पहली जो संज्ञा है उससे पहले ही द का प्रयोग किया है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि भैया आने वाला जो व्यक्ति है वो एक ही है, वही उस स्कूल का प्रिंसिपल भी है और वो उस स्कूल में पढ़ाता है इसलिए वो टीचर भी है। तो बेटा आने वाला जो बंदा है वो एक ही है और इसलिए बेटा यहाँ पर मुझे इज का प्रयोग करना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया, इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक इसी तरह से यदि बेटा रूल नंबर 13 की बात करें तो रूल नंबर 13 हमें ये कहता है कि वोकेटिव केस वाली संज्ञाओं से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप ये समझिए कि वोकेटिव केस वाली संज्ञाएं क्या होती हैं। तो बेटा ऐसी संज्ञाएं जिनको हम संबोधित करके बुलाते हैं या ऊंची आवाज देकर बुलाते हैं उनको हम बोलते हैं वोकेटिव केस वाली संज्ञा। तो ऐसी जो संज्ञाएं जो कॉमन नाउन के रूप में ज्यादातर प्रयोग की जाती हैं तो उनसे पहले बेटा हमें द का प्रयोग नहीं करना है। मतलब यह है कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम एग्जांपल में समझें यहाँ पे, तो फर्स्ट एग्जांपल है डोंट स्टे देयर द बॉय। मतलब इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ ये होगा कि अरे लड़के वहां खड़े मत रहो। तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ पर जो बॉय है वो वोकेटिव केस वाली संज्ञा है और कॉमन नाउन भी है, तो इससे पहले हम बेटा द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे द का प्रयोग कर दिया इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। सेकंड सेंटेंस में है ओ द डियरेस्ट फ्रेंड हाउ आर यू। मतलब अपन कई बार बोलते हैं ना संबोधित करके या फिर ऊंची आवाज में बोलते हैं अरे सबसे प्यारे दोस्त कैसे हो तुम। तो इस तरह से बेटा यदि हम संज्ञा के लिए बोल रहे हैं तो मतलब ये है कि बेटा वो संज्ञा जो है वो है वोकेटिव केस में। तो यहाँ पर जो फ्रेंड है ना बेटा वो फ्रेंड वोकेटिव केस वाली संज्ञा है और उससे पहले मैंने बेटा द का यूज कर दिया। अब आप ये भी कह सकते हो बेटा कि यहाँ पर जो डियरेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री में है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले बेटा हमेशा किसका प्रयोग होता है द का। तो बेटा आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, लेकिन बेटा इस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग वोकेटिव केस वाली संज्ञा से पहले हुआ है इसलिए बेटा यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे द का प्रयोग कर दिया इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 14 की बात करें तो रूल नंबर 14 हमें ये कहता है बेटा कि नाउन के बाद में प्रीपोजिशन आए और उस प्रीपोजिशन के बाद में वो सेम नाउन आए जो कि प्रीपोजिशन से पहले आया था। तो ऐसी स्थिति में बेटा हम किसी भी नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए विलेज आफ्टर विलेज, तो बेटा आफ्टर क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन है और उससे पहले आने वाली संज्ञा और बाद में आने वाली संज्ञा सेम है। ठीक इसी तरह से बेटा और भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, आप इन्हें अच्छी तरह से देखिए और लर्न करिएगा। अब इस नियम को बेटा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एन एंड। तो बेटा सीधी सी बात है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो बेटा ये कुछ पैरेलल वर्ड भी होते हैं। जब भी हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि बिगिनिंग से एंड तक, मतलब शुरुआत से अंत तक। तो उसका इंग्लिश कुछ इस तरह से होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो यहाँ पर बेटा मैंने जो एंड है उससे पहले बेटा मैंने एंड का यूज कर लिया और इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत हो गया। अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो सेकंड सेंटेंस कुछ इस तरह से है बेटा कि ही गोज फ्रॉम विलेज टू द विलेज। तो बेटा देखो आप यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हुआ है, उससे पहले विलेज और उसके बाद में भी सेम वही नाउन आ रहा है। तो बेटा ऐसी स्थिति में हमें किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना था। चूंकि मैंने लास्ट वाली जो विलेज है या जो संज्ञा है उससे पहले द का प्रयोग कर लिया, इसलिए बेटा ये सेंटेंस पूरा गलत हो गया। इसी तरह से बेटा हम रूल नंबर 15 की बात करें तो बेटा रूल नंबर 15 हमें ये कहता है कि जितने भी बीमारियां हैं उनके नाम से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब मैंने कुछ बीमारियों के तो यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, जैसे डायबिटीज, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां होती है बेटा, आप उनके नाम याद करने की कोशिश करिएगा। तो इसको चलो बेटा अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा शी वॉज डाइड ऑफ द कैंसर। तो बेटा यहाँ पर जो कैंसर है वो एक बीमारी का नाम है और बीमारी के नाम से पहले हम कभी भी बेटा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चूंकि मैंने यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया है इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। लेकिन आपको एक बात हमेशा नोट के रूप में याद रखनी होगी, यदि बीमारी का हम विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं तो बेटा उस बीमारी से पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, द प्लेग ऑफ नेक्स्ट ईयर विल बी डेंजरियस, कि आने वाले साल में जो प्लेग होगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो बेटा ये जो बीमारी है, हम एक जनरल तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल आने वाले वर्ष के प्लेग के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा इसलिए यहाँ पर जो प्लेग शब्द है उसका प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ है, और इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे द का प्रयोग किया है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको रूल नंबर 11 से लेकर 15 तक अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है बेटा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।